गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में नेक्स्ट जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, ह्यूमन इवोल्यूशन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी मैं आपको बताऊंगा। मेंडल्स के जो नियम थे वो तीनों बताऊंगा और लास्ट में इवोल्यूशन और प्रोग्रेस के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा। तो ये जो 4 टॉपिक हैं आज आप मेरी इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। आपको ध्यान से सुनना है, मेरी वीडियो को 2-3 बार देखना है, तो ये जो सारे जो टॉपिक हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे और होपफुली आपके सारे काम आए एग्ज़ाम के अंदर और आप अपने अच्छे मार्क्स ले पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी से कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, जो मैंने नोट्स बनाए हैं अपने, उसमें देखेंगे आप कि इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट चेंजेस इन डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर द बेसिक इवेंट्स इन इवोल्यूशन। मतलब मॉलिक्यूलर जो फाइलोजेनी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एक आइडिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए के अंदर चेंजेज होना रिप्रोडक्शन के दौरान आर द बेसिक इवेंट्स इन इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन का बेसिक इवेंट बताया गया है कि भाई इवोल्यूशन के बेसिक इवेंट में क्या बताया गया है कि रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए के अंदर क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं। दैट इज़ नोन एज ए मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। दूसरी तरीके से अगर देखें तो ऑर्गेनिजम्स विच आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड विल एक्यूमुलेट ग्रेटर डिफरेंसेस इन देयर डीएनए। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, थोड़े से क्लोजली रिलेटेड ले लेते हैं, कैट और डॉग के बीच में ले लेते हैं। अब अगर हम कैट और डॉग का डीएनए अगर हम मान लीजिए हम देखें तो आपको उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हुआ किसके थ्रू है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। मतलब डीएनए के अंदर चेंजेज हुए हैं तभी ये ऑर्गेनिजम्स आपस में क्या हैं, इतने डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं। अब आती है नेक्स्ट जो बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके काम आएंगी। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से टूल हैं जिसके सहायता से हम स्टडी करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बता पाते हैं। तो ह्यूमन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में अगर मान लीजिए हमें स्टडी करना है तो कौन कौन से टूल का उपयोग करते हैं। पहला है एक्सकैवेटिंग करते हैं, अर्थ डिगिंग अर्थ, मतलब अर्थ की खुदाई करते हैं। उसके आधार पे हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप बता पाएंगे। कार्बन डेटिंग के आधार पर, मतलब कार्बन 14 एलिमेंट्स की काउंटिंग करके हम क्या बता सकते हैं, ह्यूमंस के बीच में इंटर रिलेशनशिप बता सकते हैं। फॉसिल्स के आधार पर, सबसे बड़ा तो यही है कि फॉसिल्स के आधार पे हम क्या करते हैं कि इंटर रिलेशनशिप बताने की सहायता करते हैं। डिटरमाइनिंग करके डीएनए सीक्वेंस के आधार पर भी हम ह्यूमन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी कर सकते हैं। तो ये 5 हैं ऐसे जिनकी सहायता से हम ह्यूमन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी कर सकते हैं। ये वो टूल्स हैं, इन्हीं की सहायता से हम करते हैं। तो इससे क्या समझ में आया, क्या पता चला आपको? इससे पता चलेगा आपको कि although there is a great diversity of human forms all over the world, that all humans are a single species। मतलब कि हमारे वर्ल्ड में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है ह्यूमंस की और वो सभी के सभी सिंगल स्पीसीज से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चलती हैं जब हम टूल्स का उपयोग करते हैं तब। अब बारी आती है ह्यूमन इवोल्यूशन की। ह्यूमन इवोल्यूशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। There is a great diversity of human forms and features across the planet। हमारे इस प्लेनेट में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है ह्यूमन फॉर्म्स की और उनके फीचर्स आप देख पाते हैं, अलग अलग आपको फीचर्स दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी ह्यूमंस हैं, ऑल ह्यूमंस आर ए सिंगल स्पीसीज। सारे के सारे जो ह्यूमंस हैं वो क्या हैं, सिंगल स्पीसीज हैं, एक स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। आपने सुना होगा, ज़्यादातर हम बात करते हैं एक दूसरे से तो यही कहते हैं कि भाई हम तो, हमारे जो एंसेस्टर हैं वो तो चिंपांजी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चिंपांजी हमारे एंसेस्टर नहीं है, ये बिल्कुल भी आप समझ लें अच्छे तरीके से कि जो चिंपांजी हैं वो हमारे एंसेस्टर नहीं हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन इज़ नॉट फ्रॉम चिंपांजीज, दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर। मतलब ये जो एंसेस्टर है चिंपांजीज का और ह्यूमंस का वो एक है, यही बात है। कभी भी ये मत कहना कि हमारे जो पूर्वज हैं वो चिंपांजी हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। दोनों के दोनों, चिंपांजी हो चाहे ह्यूमंस हो, इन दोनों के जो एंसेस्टर हैं, जो पूर्वज हैं, वो एक थे।
बोथ द स्पीसीज ऑफ ह्यूमन एंड चिंपांजीज इवोल्व्ड इन देयर ओन वे फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर एज पर देयर लिविंग कंडीशंस। मतलब लिविंग कंडीशंस के आधार पर डिफरेंट टाइप के स्पीसीज क्या होते चले गए, इवोल्व होते चले गए, जिसमें ह्यूमंस भी बने, चिंपांजीज भी बने। तो चलो ह्यूमन इवोल्यूशन में जो सबसे बड़ी बात है, जो मेन बात है, अब वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आप ध्यान से देखें एक बार कि द ह्यूमन इवोल्यूशन बिगेन इन अफ्रीका। सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी ह्यूमन इवोल्यूशन की, वो अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी। जो सबसे अर्लीस्ट जीनस था उसको नाम दिया गया था होमो, टू बी एवर डिस्कवर्ड इन द होमो हैबिलिस। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कवर किया तो होमो हैबिलिस नाम दिया गया। तो होमो हैबिलिस लगभग 1.75 मिलियन ईयर्स पहले रहा करते थे हमारी अर्थ पर। ये कैसे पता चला? टूल्स की सहायता से पता चला। जितने भी मैंने 5 टूल्स जो आपको बताए हैं उनकी सहायता से ये पता चला कि 1.75 मिलियन ईयर्स पहले होमो हैबिलिस को क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया। नहीं सॉरी, 1.75 मिलियन ईयर्स पहले होमो हैबिलिस रहते थे। होमो हैबिलिस नाम दिया गया, साइंटिफिक नेम दिया गया, ताकि उनको थोड़ा सा डिफरेंट करके हम पढ़ सकें। फिर नेक्स्ट जो मेजर स्टेप हुआ, होमो हैबिलिस से क्या बने, है ना। तो द नेक्स्ट मेजर स्टेप इन इवोल्यूशन वाज व्हेन आवर एंसेस्टर होमो इरेक्टस, जो अपने एंसेस्टर हैं होमो इरेक्टस, वो अफ्रीका से बाहर निकले, कुछ माइग्रेट कर गए अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स पे क्या होते चले गए, ये माइग्रेट होते चले गए। माइग्रेशन मतलब कि ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ये धीरे धीरे स्प्रेड हुए, ये धीरे धीरे फैले प्लेनेट में। अफ्रीका से वेस्ट एशिया में, फिर सेंट्रल एशिया चले गए, फिर यूरेशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे फैलते चले गए। दे डिड नॉट गो इन ए सिंगल लाइन, ये कभी भी सिंगल लाइन में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि जहाँ पर भी इनको फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन मिलता गया, वो उसी डायरेक्शन में क्या है, ये अपनी मूवमेंट करते चले गए। ये वापस भी आए, आगे भी बढ़ते चलते रहे। कुछ अफ्रीका वापस पहुँचे और कुछ अफ्रीका से चले ही गए। तो समटाइम्स केम बैक टू द मिक्स विद ईच अदर, कुछ वापस आए और वो मिक्सअप हो गए। मिक्सअप होने से क्या हुआ कि दो नई जो वैरायटीज़ हैं, जो दो नए इवोल्यूशन मतलब नए ऑर्गेनिज्म बनने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते थे। इसलिए हम डिफरेंस देख पाते हैं आपस में ह्यूमंस के बीच में। तो ये फुटप्रिंट है ह्यूमंस का 100,000 ऑफ ईयर्स एगो। ये मैंने डायग्रामेटिकल वे में आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पर कि हज़ारों सालों पहले क्या था। हज़ारों सालों पहले सबसे पहले जो मेंबर था वो अफ्रीका के अंदर हुआ। अफ्रीका से कुछ लोग कहाँ चले गए, फिलीपींस में, अफ्रीका, आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, साउथ अफ्रीका। किसके लिए गई ये? फूड के लिए, शेल्टर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए गए। तो जिस कारण आप देख पाते हैं कि हमारे पूरे विश्व के अंदर बहुत ही अरबों खरबों की संख्या में क्या है, जनसंख्या मौजूद है। इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लें बच्चों आप। ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन प्रॉपरली द लॉज ऑफ मेंडल। नियम क्या क्या थे वो देख लीजिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जब हम प्योर ब्रीड को आपस में क्रॉस कराते हैं, तो उनमें से एक पेयर को अगर हम देखें तो उनमें से एक करैक्टर तो क्या है, डोमिनेंसी शो करेगा, और एक करैक्टर क्या शो करेगा, रिसेसिव शो करेगा। तो F1 जनरेशन के दौरान देखिए 2 ट्रेट लिए थे हमने, एक तो टॉल प्लांट का लिया था और एक डॉर्फ प्लांट का। प्योर ब्रीड ली थी हमने, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इस प्रकार से आप देख पाएंगे यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब F1 जनरेशन क्रॉस हुआ तो क्या बना, कैपिटल टी, स्मॉल टी। मतलब सारे के सारे प्लांट क्या थे, कैपिटल टी, स्मॉल टी बने, मतलब टॉल बने। तो यहाँ देखने को क्या था कि हाइब्रिड होने के कारण भी ये सारे के सारे टॉल हैं। दोनों के करैक्टर मौजूद हैं लेकिन फिर भी टॉल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक करैक्टर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैपिटल टी, इसके आधार पर ही ये बताया गया कि ये डोमिनेंट ट्रेट है। और जो दूसरा है जो अपने करैक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उसको रिसेसिव नाम दिया गया। तो ये क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये F1 जनरेशन के अंदर पता चलता है। जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं प्योर ब्रीड के बीच में
तो फर्स्ट जनरेशन क्रॉस के दौरान आपको डोमिनेंसी और रिसेसिव दोनों ट्रेट्स आपको पता चलते हैं। फिर आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ही आता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, जो एलील्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं बच्चों, एलील्स कह लीजिए, जीन्स कह लीजिए, ये दोनों के दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तब हम इनको सेग्रीगेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलील्स है आपस में मिक्सअप नहीं हो पाएंगे, हाइब्रिड नहीं बन पाएंगे। तो हाइब्रिड नहीं बनेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। हम प्योर गैमेट्स क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों चीज़ों के बारे में पता चलता है। फिर आता है बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, पहले तो ये समझें, क्योंकि बेटा हम दो करैक्टर्स को आपस में एक साथ क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। जब क्रॉस कराते हैं तो आप देखते हैं कि जो एक करैक्टर है वो दूसरे करैक्टर के साथ कोई भी बिहेवियर अपना शो नहीं करेगा, कोई चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो पर्टिकुलर जो करैक्टर है वो अपना ही एक्सप्रेशन देगा। दिस लॉ स्टेट दैट, इस नियम से ये पता चलता है कि व्हेन इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन 2 और मोर देन 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स आर क्रॉस्ड, द इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन पेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर। मतलब दो करैक्टर के बीच में आपस में हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। मतलब हमने दो करैक्टर लिए, कैपिटल टी, ये ले लीजिए, आपने सीड का लिया था हमने जब सीड के बारे में क्रॉस कराया था तो मैं आपको बता दूं कि हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के दौरान कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई के बीच में क्रॉस कराया था। जब क्रॉस कराया तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आर मतलब राउंड, वाई मतलब येलो, कैपिटल वाई क्या मतलब क्या है, येलो, स्मॉल वाई का मतलब क्या है, ग्रीन, और स्मॉल आर का मतलब है रिंकल। तो राउंड और येलो ये दो करैक्टर हैं, ये करैक्टर आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होंगे, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होंगे, ये अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, जो इनका बिहेवियर है वही रहेगा। तो ये इंडिपेंडेंटली ही क्या हो जाते हैं बच्चों, असॉर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो करैक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है वो अपना ही एक्सप्रेशन क्या करेगा, वहाँ पर शो करेगा। जैसे द इनहेरिटेंस ऑफ टॉल करैक्टर इज नॉट वेरी रिलेटेड टू द स्मूथ करैक्टर ऑफ द सीड। मतलब जो सीड का जो स्मूथ करैक्टर है उससे टॉल करैक्टर का कोई लेना देना ही नहीं है। तो इससे क्या पता चला, रेदर द 2 करैक्टर्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ। इस प्रकार से जो दो करैक्टर है वो इंडिपेंडेंटली ही क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। मतलब दो करैक्टर को आपस में क्रॉस कराएंगे तो ये जो करैक्टर हैं आपस में अपना बिहेवियर शो नहीं करेंगे, मतलब आपस में एक दूसरे के करैक्टर क्या नहीं होंगे, यहाँ पर क्रॉस नहीं होंगे, ये अपने आप को ही क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के दौरान पता चला। फिर आता है बच्चों इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। इवोल्यूशन को कभी भी इक्वल नहीं आका गया है प्रोग्रेस के साथ साथ। क्या क्या रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। पहला रीज़न ये है, ओल्डर स्पीसीज in evolution older species are not eliminated during formation of new species and most of older and simple species still survive. इन evolution की अगर बात करें तो ओल्डर स्पीसीज कभी भी ख़त्म नहीं होते। जब वो नए स्पीसीज की फॉर्मेशन करते हैं तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा, ओल्डर और जो सिंपल जो स्पीसीज हैं वो दोनों के दोनों आज भी क्या है, मौजूद हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया आर फाउंड इवन इन मैनी हॉस्पिटेबल हैबिटेट्स लाइक। अब देखिए, जो पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे बैक्टीरिया वो आज के दिन भी मौजूद हैं और उनके भी बहुत सारे क्या बने होंगे, हॉट स्प्रिंग्स बने होंगे। तो देखो, कोई डीप सी में पाया जाता है, हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, थर्मल वेंट्स, एंटार्क्टिक आइस, सभी जगह ये पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर वेरिएशंस आए, चेंजेज आए जेनेटिक मटेरियल में, तभी तो ये क्या कर पा रहे हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्पीसीज मौजूद हैं, पुराने भी और आज के भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द इवोल्ड स्पीसीज आर नॉट ऑलवेज बेटर देन द
parental species. Evolution depends upon the natural selection and genetic drift, which is together result in population which is reproductively isolated from the prenatal species. जो आज के समय जो स्पीसीज बन रहे हैं वो इतने ज़्यादा बेटर नहीं हैं। जो पुराने जो ऑर्गेनिज्म थे वो ज़्यादा बेटर थे, पुराने ऑर्गेनिज्म बेटर थे, आज के इतने ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि डे बाय डे क्या होता जा रहा है, इनका लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है। क्योंकि जो प्रीनेटल जो स्पीसीज हैं, जो आज के जो प्रीनेटल बोल रहा हूँ या पेरेंटल स्पीसीज बोल लीजिए, पेरेंटल जो स्पीसीज हैं उनके अंदर चेंजेस आ गए नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण, तो नई नई पॉपुलेशन बनती चली गई। और फिर क्या हुआ, इन्होंने आपस में ही क्या हो गया, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए। इन्होंने आपस में ही क्रॉस करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिस वजह से नए नए स्पीसीज क्या होते चले गए, बनते चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इवोल्यूशन है उसका प्रोग्रेस के द्वारा अगर हम कहें तो ये तुलना करें तो वो कभी भी बराबर का नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। जाते वक्त मैं क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, और दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन प्योर ब्रीड, एंड यू विल ऑल्सो गिव आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। मेरे कमेंट बॉक्स में आप आंसर डाल सकते हैं, और जिसका भी अच्छा रहेगा देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। और आपसे कल फिर मुलाकात होगी बच्चों। जाते हुए इतना ही कहूँगा, सेफ़ रहें, खुश रहें और दूसरों को परेशान ना करें, पढ़ते रहें, क्योंकि ये जो समय है क्रूशियल चल रहा है और आपको संयम बरतना है और पढ़ते रहना है और अच्छे स्कोर प्राप्त करने हैं। तो फिर मुलाकात होगी बच्चों आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।